हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, एलटी ग्रेड की परीक्षा के अब एडमिट कार्ड भी आने स्टार्ट हो गए हैं। 6 और 7 दिसंबर की परीक्षा के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और 21 दिसंबर को जो होम साइंस की परीक्षा है उसके भी एडमिट कार्ड लगभग 10-12 तारीख तक आ जाएंगे। और होम साइंस में रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके पिछली बार 16-17 प्रश्न आए थे, इस बार भी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में हम रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो रिसर्च है उस रिसर्च के स्टेप्स क्या है। रिसर्च के स्टेप से एक प्रश्न आपको निश्चित तौर से मिलेगा। तो अगर आप रिसर्च किसी विषय में रिसर्च करने जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, किसी विषय में, तो ये कॉमन सी बात है कि रिसर्च के यही स्टेप होते हैं। इनकी गिनती जब आप करेंगे तो संख्या में ये फिक्स होते हैं। और मैं आज आपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ट्रिक्स से समझाने जा रहा हूं कि रिसर्च के स्टेप्स को कैरी कैसे करना है। तो आप एक बहुत साधारण सा स्टेप समझ लीजिएगा कि आपको करना क्या है। पी एच डी सी ए जी, मुझे लगता है इससे सरल आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पी पहला, एच दूसरा, डी तीसरा, सी चौथा, ए पांचवा और जी छठा, ये स्टेप है। अगर आप रिसर्च के स्टेप्स को हिंदी में समझोगे तो आपको कठिनाई ज्यादा होगी, इंग्लिश वर्जन में समझोगे तो आपको ज्यादा सरल तरीके से समझ में आएगा। तो पी का मतलब जानते हो क्या? पी का मतलब यहां पर है बच्चों प्रॉब्लम से। पी का मतलब है प्रॉब्लम से। एच का मतलब क्या है? एच का मतलब है हाइपोथीसिस। एच का मतलब है आपको हाइपोथीसिस। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है डिजाइन। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है आपका कलेक्शन। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है आपका एनालिसिस। और जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है जनरलाइजेशन। ठीक है, ये रिसर्च के स्टेप है। इनमें से किसी भी स्टेप को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। जो स्टेप जहां पर है उस स्टेप को वहीं पर रखेंगे। कई बार क्रम बनाने को आता है, कई बार पहला स्टेप पूछा जाता है, कई बार अंतिम स्टेप पूछा जाता है। तो जो भी आएगा आप कर लोगे। पी का मतलब है सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब पी स्टेप को देखोगे तो पहला स्टेप होता है क्या? पहला स्टेप होता है बच्चों सिलेक्शन ऑफ आ प्रॉब्लम। अभी मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, समझा देता हूं, लेकिन मैं बार बार एक बात बोलूंगा। अगर आपको प्रश्न सही करने हैं कि कोई गलत ना हो, कोई गलती ना हो, तो हिंदी की जगह इंग्लिश वर्जन यूज करिएगा, प्रश्न सही हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथीसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथीसिस, ये आपका दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है आपका क्या? डिजाइन ऑफ रिसर्च। डिजाइन ऑफ रिसर्च, ये आपका तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा। पांचवा स्टेप है क्या? एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा। और लास्ट में है फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये रिसर्च के 6 स्टेप्स हैं और इन्हीं स्टेप्स को इन्हीं सीक्वेंस में रखना है। इसके किसी भी सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर मैं इनको हिंदी में लिखना चाहूं तो हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, पहला स्टेप है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या? समस्या का चयन। समस्या का चयन, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है क्या? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्या? प्राकल्पना। प्राकल्पना का प्रतिपादन। प्राकल्पना का प्रतिपादन। तीसरा स्टेप है क्या? डिजाइन ऑफ रिसर्च, जिसे हम कहते हैं क्या? शोध की रूपरेखा। शोध की रूपरेखा, ये तीसरा स्टेप है। फिर चौथा स्टेप है क्या? कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या? इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रदत्तों का संकलन। कलेक्शन ऑफ डाटा को हिंदी में कहते हैं क्या? प्रदत्तों का संकलन। अगला स्टेप है क्या?
एनालिसिस ऑफ डाटा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, प्रदत्तों का विश्लेषण, प्रदत्तों का विश्लेषण। और लास्ट में आपका है फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, जिसके हम कहते हैं निष्कर्षों का प्रतिपादन एवं सामान्यीकरण। देखो बच्चों, रिसर्च में ये 6 स्टेप होते हैं। किसी विषय का जब हम रिसर्च करने जाएंगे, ये 6 स्टेप इन्हीं सीक्वेंस में हमें इसे यहां पर लागू करना है, इसी सीक्वेंस में हमें इस पे काम करना है। लेकिन इसको याद रखना, गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये कितने स्टेप है, 6 स्टेप है। इन 6 को हम 8 कर सकते हैं, 6 को 10 कर सकते हैं, 6 को 12 कर सकते हैं, 6 को 15 कर सकते हैं, 6 को 20 कर सकते हैं। किसी भी शोध में जब कभी भी आप रिसर्च करने जाओगे तो सबसे पहले क्या मिलता है, टॉपिक मिलता है। तो यहां पर देखो, टॉपिक को टॉपिक ना कह के क्या कहते हैं बच्चों, समस्या कहते हैं। तो समस्या का चयन पहला स्टेप है। लेकिन अगर समस्या का चयन ना हो तो इस स्टेप्स के छोटे 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 कई भाग होते हैं। आप सबको एप्लीकेशन पे जब मैंने पूरा पढ़ाया है तो उसमें बताया है छोटे छोटे कई भाग होते हैं। तो अगर पहला स्टेप समस्या का चयन ना मिले तो आप यहां पर एक स्टेप खोजना, आपको मिल जाएगा क्या, समस्या की पहचान। ये आपको मिल जाएगा पहले स्टेप के रूप में। तो अगर समस्या का चयन और समस्या की पहचान दोनों मिले तो समस्या का पहचान करेक्ट आंसर है। अगर समस्या का पहचान ना मिले तो समस्या का चयन करेक्ट आंसर है। इसके छोटे छोटे कई पार्ट्स होते हैं, जिसके आधार पर इन एक पार्ट को हम छोटे छोटे कई भागों में बांट सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से प्राक कल्पना का प्रतिपादन होता है। प्राक कल्पना क्या है, प्राक कल्पना की परिभाषा याद रखिएगा, किसी समस्या का जो संभावित समाधान होता है। अगर पूरी परिभाषा देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध को बतलाते हुए जब किसी समस्या का संभावित समाधान निकालते हैं तो उसे ही हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन किसी भी शोध में हाइपोथेसिस जब बनती है तो अपनी मनमर्जी से कोई भी हाइपोथेसिस नहीं बनती। हाइपोथेसिस बनाने के लिए यहां पर एक स्टेप मैंने आपको बताया है, जो लोग मुझसे पढ़े होंगे, यहां पर संबंधित साहित्य समीक्षा है। एक स्टेप आता है इसके पहले, कौन सा स्टेप है बच्चों, संबंधित साहित्य समीक्षा है, जिसे हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर या इंग्लिश में RRL बोलते हैं। कभी भी एग्जाम में आपसे RRL का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है, संबंधित साहित्य समीक्षा होती है। जब हम अपने शोध से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ पुरानी किताबें पढ़ते हैं, कुछ पुरानी पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं या थीसिस पढ़ते हैं, जहां से हम अपने रिसर्च के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं। वही जानकारी की प्रक्रिया ही यहां पर होती है। अब ये देखो, ये प्राक कल्पना के पहले आता। प्राक कल्पना मैंने आपको बताया, जिस प्रकार आपके शरीर में आत्मा होती है, अगर आपके शरीर से आत्मा निकाल दी जाए तो आपके शरीर का काम खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से रिसर्च की आत्मा भी प्राक कल्पना है, और प्राक कल्पना बनाने के लिए हम संबंधित साहित्य समीक्षा करते हैं। शोध की रूपरेखा, शोध की रूपरेखा में हम बताते हैं शोध हम कैसे करेंगे, शोध में विधियां क्या हैं, प्रविधियां क्या हैं, शोध में विधि प्रविधि इत्यादि का जो प्रयोग करके शोध की प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएंगे, शोध कार्य संचालित कैसे कराएंगे, इसी को हम शोध की रूपरेखा में रखते हैं। प्रदत्तों के संकलन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रदत्तों के संकलन, जब हम प्रदत्तों का कलेक्शन करने जाएंगे तो एक तो यहां पर आप याद रखना, एक टॉपिक आपको मिलेगा सैंपलिंग, न्यादर्श। ये मैंने आपको, आप लोग देखा एप्लीकेशन पे पूरा पढ़ा रखा है। न्यादर्श चुनना हमारी मजबूरी होती है, और न्यादर्श चुनने के लिए तभी हम इसका प्रयोग करते हैं जब जनसंख्या का स्वरूप बड़ा हो। सैंपलिंग जो होती है, न्यादर्श जो होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों भागों में बढ़ती है। लेकिन यहीं पर एक चीज और आपको ध्यान देनी है, उपकरण, टूल्स होता है। टूल्स में क्या है,
टूल्स में प्रश्नावली मैंने बताई है, अनुसूची बताई है, साक्षात्कार बताया है, या विभिन्न प्रकार के जो भी परीक्षण होते हैं वो सबके सब टूल्स में आते हैं। और यहीं पर प्रदत्तों के संकलन में हम विभिन्न प्रकार के स्रोत लेते हैं। सोर्स कौन से होते हैं? सोर्स को जब बांटोगे तो दो भागों में। सोर्स कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक आपका प्राइमरी सोर्स होगा जिसे हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं, दूसरा होगा सेकेंडरी सोर्स होगा जिसे हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं। क्या होता है? जब हम डायरेक्ट उस व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करते हैं जिस व्यक्ति पर हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट मिल करके आपसे डायरेक्ट जानकारी इकट्ठा करूं तो प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। लेकिन आप ही के विषय में अगर जानकारी आपसे ना मिल करके आपके माता पिता से मिले, आपके बंधु बांधव से मिले, आपके दोस्त यार रिश्तेदार नातेदार से मिले, तो सेकेंडरी हो जाता है। तो जो स्रोत होते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा, दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। ये होता है। इसके आगे बढ़ोगे, प्रदत्तों का क्या होगा बच्चों? इसके आगे प्रदत्तों का आपका विश्लेषण होगा। प्रदत्तों के विश्लेषण में विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का या सांख्यिकीय पक्षों का प्रयोग होता है। सांख्यिकीय प्रक्रियाओं या सांख्यिकीय पक्षों में जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको सबसे स्पेशली यहां पर एक बताया टी टेस्ट और एक बताया एफ टेस्ट। एफ को ही हम क्या बोलते हैं? एनोवा बोलते हैं। और एनोवा का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है, जिसको हम प्रसरण विश्लेषण कहते हैं। जब कभी भी नल हाइपोथेसिस होगी तो नल हाइपोथेसिस का जो परीक्षण होगा वो एफ टेस्ट के माध्यम से होगा। एनोवा का निर्माण फिशर महोदय ने किया था। फिशर के नाम पर ही एनोवा का दूसरा नाम एफ टेस्ट पड़ गया। लेकिन जब हम क्या करेंगे? हम दो समूहों की बात करेंगे तो टी टेस्ट होगा, दो से अधिक समूहों की बात करेंगे तो एफ टेस्ट होगा। इसी तरीके से नॉर्मल अगर हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं नल हाइपोथेसिस को छोड़ करके, तो टी टेस्ट होगा। नल हाइपोथेसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट प्रयोग करेंगे? एनोवा टेस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसी लास्ट में क्या होता है? लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्षों को सभी के ऊपर शोध की प्रक्रिया में बराबर बराबर रूपों में लागू कर देते हैं। ठीक है। जब सभी के ऊपर बराबर बराबर रूपों में लागू कर देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? उसे ही सामान्यीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन याद रखना, अगर रिसर्च में सबसे अंतिम स्टेप पूछा जाएगा तो अंतिम स्टेप होता है रिसर्च में क्या बनाना? रिपोर्ट बनाना। क्या बनाना बच्चों? रिसर्च में रिपोर्ट बनाना। रिसर्च में रिपोर्ट कैसे बनाते हैं? जब हम शोध कर लेते हैं तो शोध प्रक्रिया के पूरे होने के बाद एक किताब टाइप का, थीसिस टाइप का उसका प्रतिवेदन करते हैं, जिसको हम हिंदी में शोध प्रतिवेदन कहते हैं। शोध प्रतिवेदन के निर्माण में हम पूरी चीजों की व्याख्या करते हैं, पूरी बातें समझाते हैं, पूरे तथ्यों का स्पष्टीकरण करते हैं। तथ्यों का स्पष्टीकरण इस कारण करते हैं कि हमें शोध की प्रक्रिया में अंतिम में शोध की प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं? अपना पूरा का पूरा निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उस शोध प्रतिवेदन में लिख रहे हैं। तो उम्मीद है यह सेशन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।